चतुर बिल्ली। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ मैदान के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो बहुत बूढ़ा था और बहुत मेहनत करता था, और जब वो आखिरकार बीमार पड़ गया तो उसे लगा कि वो कभी भी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। इसलिए एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब वो निकटतम शहर की यात्रा से वापस आए तो अपने बेटे को बुला ले, जहां वह रोटी खरीदने गया था। मेरे बेटे, इधर आओ, उसने कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए मेरे बाज, मेरी बिल्ली और मेरे ग्रेहाउंड के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम उनका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, जैसा कि तुम मेरे साथ करते हो। और अब विदा। फिर उसने अपना मुंह दीवार की ओर कर लिया और मर गया। झोपड़ी में कई दिनों तक बहुत शोक रहा, लेकिन आखिरकार बेटा उठा और अपने ग्रेहाउंड, अपनी बिल्ली और अपने बास को बुलाते हुए घर से बाहर निकल गया और कहा कि वह रात के खाने के लिए कुछ लेकर आएगा। मैदान में घूमते हुए उसने हिरन के झुंड को देखा और अपने ग्रेहाउंड को पीछा करने का इशारा किया। कुत्ते ने जल्द ही एक बढ़िया मोटा जानवर पकड़ लिया और उसे अपने कंधों पर लटकाकर युवक घर की ओर मुड़ गया। हालांकि रास्ते में वह एक तालाब के पास से गुजरा और जैसे ही वह पास पहुंचा, पक्षियों का एक झुंड हवा में उड़ गया। अपनी कलाएं हिलाते हुए उस पर बैठा बाज हवा में उछला और उसने जिस शिकार को चिन्हित किया था उस पर झपट्टा मारा, जो जमीन पर मृत पड़ा था। युवक ने उसे उठाया और अपनी थैली में डाल लिया और फिर घर की ओर चल पड़ा। झोपड़ी के पास एक छोटा सा खलिहान था जिसमें वह बगीचे के पास उगने वाले मकई के छोटे से टुकड़े की उपज रखता था। यहाँ एक चूहा लगभग उसके पैरों के नीचे से भागा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने उन पर हमला किया, उनमें से एक भी बच नहीं पाया। जब सारे चूहे मर गए तो युवक खलिहान से बाहर निकल गया। वह झोपड़ी के दरवाजे की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अपने कंधे पर किसी का हाथ पड़ा हुआ महसूस करके रुक गया। युवक, राक्षस ने कहा, क्योंकि अजनबी ऐसा ही था। तुम एक अच्छे बेटे रहे हो और तुम इस दिन जो सौभाग्य तुम्हारे साथ घटित हुआ है उसके हकदार हो। मेरे साथ उस चमकती हुई झील के पास आओ और किसी भी चीज से मत डरो। थोड़ा सा आश्चर्य करते हुए कि उसके साथ क्या होने वाला है, युवक ने वैसा ही किया जैसा राक्षस ने उसे करने को कहा था, और जब वे झील के किनारे पहुंचे तो राक्षस ने मुड़कर उससे कहा, पानी में उतरो और अपनी आंखें बंद करो। तुम पाओगे कि तुम धीरे धीरे नीचे डूब रहे हो, लेकिन हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस उतनी ही चांदी लाओ जितनी तुम उठा सकते हो, और हम उसे आपस में बांट लेंगे। इसलिए युवक ने हिम्मत करके झील में कदम रखा और खुद को डूबता हुआ महसूस किया। डूबता हुआ आखिरकार वह ठोस जमीन पर पहुंच गया। उसके सामने चांदी के 4 ढेर पड़े थे और उनके बीच में एक अजीबोगरीब सफ़ेद चमकीला पत्थर था, जिस पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने इसे और करीब से देखने के लिए उठाया और जैसे ही उसने इसे पकड़ा, पत्थर बोलने लगा, जब तक तुम मुझे पकड़ोगे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, उसने कहा। लेकिन मुझे अपनी पगड़ी में छिपा लो और फिर राक्षस को बुलाओ कि तुम ऊपर आने के लिए तैयार हो। कुछ ही मिनटों में युवक फिर से झील के किनारे खड़ा हो गया। अच्छा, चांदी कहाँ है? राक्षस ने पूछा, जो उसका इंतजार कर रहा था। मेरे पिता, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। मैं इतना भ्रमित था और मैंने जो कुछ भी देखा उसकी भव्यता से इतना चकाचौंध था कि मैं एक मूर्ति की तरह खड़ा था, हिलने में असमर्थ था। फिर जब मैंने कदमों की आहट सुनी तो मैं डर गया, और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पुकारा। तुम भी बाकियों से बेहतर नहीं हो, राक्षस चिल्लाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। जब वह नजरों से ओझल हो गया तो युवक ने अपनी पगड़ी से पत्थर निकाला और उसे देखा। उसने कहा, मुझे सबसे बढ़िया ऊंट चाहिए जो मिल सके और सबसे शानदार का पड़े। तो फिर अपनी आंखें बंद करो, पत्थर ने जवाब दिया, और उसने उन्हें बंद कर लिया। और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह ऊंट जो उसने चाहा था उसके सामने खड़ा था, जबकि एक रेगिस्तानी राजकुमार के उत्सव के वस्त्र उसके कंधों से लटक रहे थे। ऊंट पर सवार होकर उसने बाज को अपनी कलाई पर बांध लिया
और अपने ग्रेहाउंड और अपनी बिल्ली के साथ वह घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ अपने दरवाजे पर सिलाई कर रही थी। तभी यह शानदार अजनबी व्यक्ति आया और आश्चर्य से भरकर उसने उसके सामने सिर झुकाया। क्या तुम मुझे नहीं जानती, माँ? उसने हंसते हुए कहा, और उसकी आवाज़ सुनते ही वो भली महिला आश्चर्य से जमीन पर गिर पड़ी। उसने पूछा, तुमने वह ऊँट और वे कपड़े कहाँ से प्राप्त किए? क्या मेरा कोई बेटा उन्हें पाने के लिए हत्या कर सकता है? डरो मत, वे बहुत ईमानदारी से आए हैं, युवक ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन अब तुम्हें महल में जाना होगा और राजा से कहना होगा कि मैं उनकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ को लगा कि उसका बेटा पागल हो गया है और वो उसे घूरने लगी। युवक ने समझ लिया कि उसके दिल में क्या है और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी बात से मत डरो। वह जो भी मांगे उसका वादा करो, वह किसी न किसी तरह पूरा हो जाएगा। इसलिए वह महल में गई, जहां उसने राजा को न्याय के हॉल में बैठे हुए अपने लोगों की याचिकाएं सुनते हुए पाया। महिला ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी की बात नहीं सुन ली गई और हॉल खाली नहीं हो गया, और फिर ऊपर जाकर सिंहासन के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, मेरे बेटे ने मुझे राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए भेजा है। राजा ने उसकी ओर देखा और सोचा कि वह पागल हो गई है, लेकिन अपने सिपाहियों को उसे बाहर निकालने का आदेश देने के बजाय उसने गंभीरता से उत्तर दिया, राजकुमारी से विवाह करने से पहले उसे मेरे लिए बर्फ का एक महल बनाना होगा, जिसे आग से गर्म किया जा सके और जिसमें दुर्लभतम गीत गाने वाले पक्षी रह सकें। यह अवश्य होगा, महाराज, उसने कहा और उठकर हॉल से बाहर चली गई। उसका बेटा हर दिन पहनने वाले कपड़े पहने हुए महल के द्वार के बाहर उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा, मुझे क्या करना होगा? उसने अधीरता से पूछा और अपनी माँ को एक तरफ खींच लिया ताकि कोई उनकी बातें न सुन सके। ओह, ये तो बिल्कुल असंभव बात है, और मुझे आशा है कि आप राजकुमारी को अपने दिमाग से निकाल देंगे, उसने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? वह लगातार पूछता रहा। कुछ नहीं, बस बर्फ का एक महल बनाना है जिसमें आग जल सके और वह इतना गर्म रहे कि सबसे नाजुक गाने वाले पक्षी भी उसमें रह सकें। मैंने सोचा था कि यह उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होगा, युवक ने कहा। मैं इस बारे में तुरंत देखूंगा। और अपनी माँ को छोड़कर वह गांव में चला गया और अपनी पगड़ी से पत्थर निकाल लिया। मैं बर्फ का एक महल चाहता हूँ जिसे आग से गर्म किया जा सके और जिसमें दुर्लभतम गीत गाने वाले पक्षी भरे हों। तो फिर अपनी आंखें बंद करो, पत्थर ने कहा, और उसने उन्हें बंद कर लिया, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वहाँ महल था, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था। आग बर्फ पर एक नर्म गुलाबी चमक फेंक रही थी। ये तो राजकुमारी के लिए भी उपयुक्त है, उसने मन ही मन सोचा। अगली सुबह जैसे ही राजा जागा, वह खिड़की की ओर दौड़ा और वहां मैदान के उस पार उसे महल दिखाई दिया। वो युवक अवश्य ही कोई महान जादूगर होगा, वो मेरे काम आ सकता है। और जब माँ उसे यह बताने के लिए दोबारा आई कि उसके आदेश पूरे हो गए हैं, तो उसने उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और उसे अपने बेटे से यह कहने को कहा कि विवाह अगले दिन तय हो गया है। राजकुमारी अपने नए घर और अपने पति से बहुत खुश थी, और कई दिन खुशी खुशी बीत गए महल में मौजूद सभी खूबसूरत चीजों को पलटने में। लेकिन आखिरकार युवक हमेशा दीवारों के अंदर रहने से थक गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगले दिन उसे कुछ घंटों के लिए उसे छोड़कर शिकार पर जाना होगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? उसने पूछा, और उसने एक अच्छी पत्नी के रूप में उत्तर दिया, हाँ, बेशक मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं कुछ नए कपड़ों की योजना बनाने में दिन बिताऊंगी, और फिर जब तुम वापस आओगे तो ये कितना सुखद होगा, तुम्हें पता है। इसलिए पति शिकार के लिए चला गया। उसकी कलाई पर बाज था और उसके पीछे ग्रेहाउंड और बिल्ली थी, क्योंकि महल इतना गर्म था कि बिल्ली को भी उसमें रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसके जाते ही उस राक्षस ने, जो कई दिनों से मौका ताक रहा था, महल का दरवाजा खटखटाया। मैं अभी अभी एक दूर देश से लौटा हूँ, उसने कहा, और मेरे पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे चमकीले पत्थर हैं। राजकुमारी को सुंदर चीजें पसंद हैं, शायद वो कुछ खरीदना चाहे।
अब राजकुमारी कई दिनों से सोच रही थी कि उसे अपने कपड़ों पर क्या सजावट करनी चाहिए ताकि वे दरबार की अन्य महिलाओं के कपड़ों से बेहतर दिखें। उसने जो भी सोचा वह सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब संदेश लाया गया कि राक्षस और उसका सामान नीचे है, तो उसने तुरंत आदेश दिया कि उसे उसके कक्ष में लाया जाए। ओह! उसने उसके सामने कितने सुंदर पत्थर रखे, कितने प्यारे माणिक और कितने दुर्लभ मोती। किसी अन्य महिला के पास ऐसे गहने नहीं होंगे, इस बात पर राजकुमारी को पूरा यकीन था, लेकिन उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं ताकि राक्षस यह न देख सके कि वो उनके लिए कितनी लालसा रखती है। मुझे डर है कि वे मेरे लिए बहुत महंगे हैं, उसने लापरवाही से कहा। इसके अलावा इस समय मुझे और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें खुद बेचना नहीं चाहता, राक्षस ने भी उतनी ही उदासीनता से उत्तर दिया। लेकिन मेरे पास चमकीले पत्थरों का एक हार है जो मेरे पिता ने मुझे छोड़ा था, और एक अजीबोगरीब अक्षरों वाला सबसे बड़ा उत्कीर्णित हार गायब है। मैंने सुना है कि यह आपके पति के पास है, और यदि आप मुझे वह रत्न लाकर दे सके तो आप इनमें से कोई भी रत्न ले सकती हैं जो आप चाहें। लेकिन आपको ये दिखावा करना होगा कि आप इसे अपने लिए चाहते हैं, और सबसे बढ़कर मेरा जिक्र ना करें, क्योंकि वह इसे बहुत महत्व देते हैं और इसे किसी अजनबी को कभी नहीं देंगे। कल मैं कुछ और रत्न लेकर आऊंगा जो आज मेरे पास मौजूद रत्नों से भी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो महोदया, विदा। अकेली रह जाने पर राजकुमारी कई बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन मुख्य रूप से यह कि क्या वह अपने पति को पत्थर देने के लिए मना पाएगी या नहीं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने पहले ही उसे इतना कुछ दे दिया है कि अब उससे वह एकमात्र वस्तु वापस मांगना शर्म की बात है जो उसने वापस रख ली थी। नहीं, ये नीचता होगी, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर वे हीरे और मोतियों की माला। आखिरकार उनकी शादी को सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था, और उसे देने की खुशी उसे अपने पास रखने की खुशी से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। और उसे यकीन था कि ऐसा होगा। खैर, उस शाम जब युवक ने अपने पसंदीदा व्यंजन खा लिए, जिन्हें राजकुमारी ने उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया था, वह उसके पास बैठ गई और उसके सिर को सहलाने लगी। कुछ देर तक वह चुप रही, लेकिन उस दिन उसके साथ हुई सभी घटनाओं को ध्यान से सुनती रही। लेकिन मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोच रहा था, उसने अंत में कहा, और चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ला सकूं जो तुम्हें पसंद हो। लेकिन अफसोस, ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास पहले से नहीं है? तुम कितने अच्छे हो कि इतने खतरों और कठिनाइयों के बीच भी मुझे नहीं भूलते, उसने जवाब दिया। हाँ, ये सच है कि मेरे पास बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन अगर तुम मुझे कोई उपहार देना चाहते हो, और कल मेरा जन्मदिन है, तो एक चीज है जो मैं बहुत चाहती हूँ। और वह क्या है? बेशक, आपको वह सीधे मिलेगा, उसने उत्सुकता से पूछा। ये वही चमकीला पत्थर है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी पगड़ी की तहों से गिर गया था, उसने उसकी उंगली से खेलते हुए जवाब दिया। वो छोटा सा पत्थर जिस पर अजीब अजीब निशान हैं। मैंने पहले कभी ऐसा कोई पत्थर नहीं देखा था। युवक ने पहले तो कोई उत्तर नहीं दिया, फिर धीरे से बोला, मैंने वचन दिया है, इसलिए मुझे उसे पूरा करना ही होगा। लेकिन क्या तुम वचन दोगे कि तुम कभी उससे अलग नहीं होगे और उसे हमेशा अपने पास सुरक्षित रखोगे? मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस बात का ध्यान रखो। राजकुमारी उसके व्यवहार से थोड़ी चौंक गई, और उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि उसने राक्षस की बात मान ली थी। लेकिन वह पीछे हटना पसंद नहीं करती थी, और अपने नए खिलौने को पाकर बेहद खुश होने का नाटक करती थी, और अपने पति को चूमती थी और उसके लिए धन्यवाद देती थी। आखिरकार मुझे इसे राक्षस को देने की जरूरत नहीं है, उसने सोचा, और वह सो गई। दुर्भाग्य से अगली सुबह युवक फिर से शिकार पर चला गया, और राक्षस, जो देख रहा था, ये बात जानता था, और बहुत देर से वापस नहीं आया। जिस समय उसने महल के दरवाजे पर दस्तक दी, राजकुमारी अपने सभी कामों से थक चुकी थी, और उसके सेवक उसे खुश करने के लिए परेशान थे। तभी लाल रंग के कपड़े पहने एक लंबा नीग्रो ये बताने आया कि राक्षस नीचे है, और जानना चाहता था कि क्या राजकुमारी उससे बात करेगी। उसे तुरंत यहाँ ले आओ, वह चिल्लाई, अपने तकिए से उछल पड़ी, और पिछली रात के अपने सारे संकल्प भूल गई।
अगले ही पल वह चमकते हुए रत्नों पर आनंद से झुक गई। क्या तुम्हें वह मिल गया है? राक्षस ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्योंकि राजकुमारी की स्त्रियां उन सुंदर रत्नों की एक झलक पाने के लिए यथासंभव निकट खड़ी थीं। हाँ, यहाँ, उसने जवाब दिया, अपने सैश से पत्थर खिसकाकर बाकी के बीच रख दिया। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची की और जंजीरों और हारों की कीमतों के बारे में जल्दी से बात करना शुरू कर दिया, और कुछ मोल तोल करने के बाद सेवकों को धोखा देने के लिए उसने घोषणा की कि उसे बाकी सभी की तुलना में मोतियों की एक माला ज्यादा पसंद है, और राक्षस बाकी चीजें ले सकता है जो उसके अनुमान से आधी भी कीमती नहीं थीं। जैसी आपकी इच्छा हो महोदया, उसने कहा और महल से बाहर झुक गया। उसके जाने के कुछ समय बाद ही एक अजीबोगरीब घटना घटी। राजकुमारी ने लापरवाही से अपने कमरे की दीवार को छुआ, जो कि चूल्हे पर जल रही आग की गर्म लाल रोशनी को प्रतिबिंबित करती थी, और पाया कि उसका हाथ पूरी तरह गीला है। वह पलटी, और क्या यह उसका भ्रम था? यह आग पहले से ज्यादा मंद जल रही थी। वह जल्दी से पिक्चर गैलरी में चली गई, जहां फर्श पर जगह जगह पानी के तालाब दिखाई दे रहे थे, और उसके पूरे शरीर में एक ठंडी ठंडक दौड़ गई। उसी क्षण उसकी डरी हुई महिलाएं सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हुई आईं, चिल्लाते हुए, मैडम, मैडम, क्या हुआ? महल हमारी आंखों के सामने गायब हो रहा है। मेरे पति बहुत जल्द घर आ जाएंगे, राजकुमारी ने उत्तर दिया। हालांकि वह अपनी महिलाओं की तरह ही डरी हुई थी, लेकिन उसे लगा कि उसे उनके लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। तब तक प्रतीक्षा करो, और वह हमें बताएगा कि क्या करना है। इसलिए वे सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे, अपने गर्म कपड़ों में लिपटे, और अपने पैरों के नीचे गद्दियों के ढेर के साथ इंतजार करते रहे, जबकि बेचारे पक्षी सुन्ना पंखों के साथ इधर उधर उड़ते रहे, जब तक कि वे इतने भाग्यशाली नहीं हो गए कि उन्हें किसी भूले बिसरे कोने में एक खुली खिड़की मिल गई। इसके जरिए वे गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। अंत में, जब राजकुमारी और उसकी महिलाओं को ऊपरी कमरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया, जहां दीवारें और फर्श पिघल गए थे, और हॉल में शरण लेने के लिए युवक घर आया। वो एक घुमावदार सड़क पर वापस चला गया था, जहां से उसे महल दिखाई नहीं दिया जब तक कि वो उसके करीब नहीं पहुंच गया, और उसके सामने का दृश्य देखकर वह भयभीत हो गया। उसे एक पल में पता चल गया कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया होगा, लेकिन वह उसे दोष नहीं देगा, क्योंकि वह पहले से ही काफी पीड़ित होगी। जल्दी से आगे बढ़ते हुए वह महल की बची हुई दीवारों पर कूद गया, और राजकुमारी ने उसे देखते ही राहत की चीख मारी। जल्दी आओ, उसने कहा, नहीं तो तुम ठंड से मर जाओगे। और एक छोटा सा उदास जुलूस राजा के महल की ओर चल पड़ा। ग्रेहाउंड और बिल्ली सबसे पीछे चल रहे थे। उसने उन्हें द्वार पर ही छोड़ दिया, यद्यपि उसकी पत्नी ने उससे अंदर आने की अनुमति देने की विनती की। तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे बर्बाद कर दिया है, उसने सख्ती से कहा। मैं अकेले ही अपना भाग्य तलाशने जा रहा हूँ। और बिना एक और शब्द कहे वह मुड़ा और उसे छोड़कर चला गया। अपनी कलाई पर बाज को बांधे और अपने पीछे ग्रेहाउंड और बिल्ली को लेकर युवक बहुत दूर तक चला, और हर किसी से पूछता रहा कि क्या उसने उसके दुश्मन राक्षस को देखा है। लेकिन किसी ने नहीं देखा था। फिर उसने अपने बाज को आसमान में उड़ने के लिए कहा, ऊपर, ऊपर और ऊपर, और कोशिश की कि क्या उसकी तेज आंखें बूढ़े चोर को खोज सकती हैं। पक्षी को इतनी ऊंचाई पर जाना पड़ा कि वो कुछ घंटों तक वापस नहीं आया, लेकिन उसने अपने मालिक को बताया कि राक्षस समुद्र के किनारे दूर देश में एक शानदार महल में सो रहा है। यह उस युवक के लिए बहुत ही सुखद समाचार था, जिसने तुरंत बाज के लिए कुछ मांस खरीदा और उसे अच्छा भोजन बनाने का आदेश दिया। कल, उसने कहा, तुम उस महल में उड़कर जाओगे जहां राक्षस लेटा है, और जब वह सो रहा होगा तो तुम उसके चारों ओर एक पत्थर की तलाश करोगे जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए हैं। इसे तुम मेरे पास ले आओगे। 3 दिन में मैं तुम्हें यहाँ वापस आने की उम्मीद करूंगा। ठीक है, मुझे बिल्ली को अपने साथ ले जाना होगा, पक्षी ने उत्तर दिया। सूरज अभी उगने से पहले ही बाज हवा में ऊंची उड़ान भर गया। बिल्ली उसकी पीठ पर बैठी थी, और उसके पंजे बाज की गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा, पक्षी ने कहा। और बिल्ली,
जो पहले कभी पेड़ पर चढ़ने के अलावा जमीन से नहीं उठी थी, उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। वे सारा दिन और सारी रात उड़ते रहे और सुबह उन्होंने देखा कि राक्षस का महल उनके नीचे पड़ा है। बिल्ली ने पहली बार अपनी आंखें खोलते हुए कहा, यार, मुझे तो लगता है कि नीचे चूहों का शहर है, चलो वहां चलते हैं, शायद वे हमारी मदद कर सकें। इसलिए वे चूहों के शहर के बीचों बीच झाड़ियों में उतर गए। बाज वहीं रहा, लेकिन बिल्ली मुख्य द्वार के बाहर लेट गई, जिससे चूहों में भयंकर उत्तेजना फैल गई। अंततः जब उसने देखा कि वो हिल नहीं रही है, तो बाकी से अधिक साहसी एक ने महल की ऊपरी खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कांपती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्या चाहते हो? अगर हमारे बस में कुछ है तो हमें बताओ, हम कर देंगे। यदि आपने मुझे पहले ही बात करने दिया होता तो मैं आपको बता देती कि मैं एक मित्र के रूप में आई हूँ, बिल्ली ने उत्तर दिया, और यदि आप अपने बीच से 4 सबसे शक्तिशाली और चतुर लोगों को मेरी सेवा करने के लिए भेजेंगे, तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। ओह, हम बहुत खुश होंगे, चूहे ने बहुत राहत महसूस करते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर आप मुझे बता दें कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं, तो मैं बेहतर ढंग से ये तय कर पाऊंगा कि कौन इस पद के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बिल्ली ने कहा। ठीक है, उन्हें जो करना है वो ये है, आज रात उन्हें महल की दीवारों के नीचे खुदाई करनी होगी और उस कमरे में जाना होगा जहाँ एक राक्षस सो रहा है। उसने अपने आसपास कहीं एक पत्थर छिपा रखा है, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए हैं। जब वे उसे पाले तो उसे बिना जगाए उससे ले लें और मेरे पास ले आएं। चूहे ने जवाब दिया, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। और वह निर्देश देने के लिए बाहर चला गया। लगभग आधी रात को बिल्ली, जो अभी भी गेट के सामने सो रही थी, मुख्य चूहे द्वारा उस पर फेंके गए पानी से जाग गई, क्योंकि वह दरवाजा खोलने का मन नहीं बना पा रहा था। ये वो पत्थर है जिसे तुम चाहते थे, उसने कहा। तभी बिल्ली ने जोर से म्याऊं म्याऊं की, अगर तुम अपने पंजे ऊपर उठाओगी तो मैं इसे नीचे गिरा दूंगा। और उसने वैसा ही किया। और अब विदा, चूहे ने कहा, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, और अच्छा होगा कि तुम भोर से पहले ही निकल जाओ। तुम्हारी सलाह अच्छी है, बिल्ली ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और पत्थर को मुंह में रखकर वह बाज की तलाश में चली गई। अब तक न तो बिल्ली और न ही बाज ने कुछ खाया था, और बाज इतना भारी बोझ उठाते उठाते जल्दी ही थक गया। जब रात हुई तो उसने कहा कि वह आगे नहीं जा सकता, बल्कि नदी के किनारे रात गुजारेगा। और अब पत्थर की देखभाल की बारी मेरी है, उसने कहा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि तुमने सब कुछ किया और मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने इसे ले लिया है और मैं इसे अपने पास रखूंगी, बिल्ली ने उत्तर दिया, जो थकी हुई और क्रोधित थी, और उन्होंने एक बढ़िया झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से इस झगड़े के बीच में बिल्ली ने अपनी आवाज उठाई और पत्थर एक बड़ी मछली के कान में जा गिरा, जो संयोग से तैर रही थी। और हालांकि बिल्ली और बाज दोनों उसके पीछे पानी में कूद गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आधे डूबे हुए और आधे से ज्यादा घुटे हुए दोनों वफादार नौकर फिर से जमीन पर वापस आ गए। बाज एक पेड़ पर उड़ गया और अपने पंख धूप में सूखने के लिए फैला दिए, लेकिन बिल्ली ने खुद को अच्छी तरह हिलाने के बाद रेतीले किनारों को खरोंचना शुरू कर दिया और टुकड़े को धारा में फेंकना शुरू कर दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक छोटी मछली ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि तुम पानी को काफी गंदा कर रहे हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली ने जवाब दिया। मैं पूरी नदी को भर दूंगी ताकि मछलियां मर जाएं। मछली ने उत्तर दिया, ये बहुत निर्दयी बात है, क्योंकि हमने कभी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम हमसे इतने नाराज क्यों हो? क्योंकि तुम में से किसी के पास मेरा एक पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जिस पर अजीबोगरीब निशान है जो पानी में गिर गया था। अगर तुम वादा करो कि तुम इसे मेरे लिए वापस लाओगे, तो शायद मैं तुम्हारी नदी को अकेला छोड़ दूं। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, मछली ने बड़ी जल्दबाजी में उत्तर दिया, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह आसान काम नहीं हो सकता है। और एक पल में उसके शल्क तेजी से चमकते हुए दिखाई देने लगे। मछली जितनी तेजी से तैर सकती थी, समुद्र की ओर चली गई, जो ज्यादा दूर नहीं था,
और उसने अपने सभी रिश्तेदारों को जो पड़ोस में रहते थे बुलाया और उन्हें उस भयानक खतरे के बारे में बताया जो नदी के किनारे रहने वालों के लिए खतरा था। हम में से किसी को भी यह नहीं मिला है, मछलियों ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उस खाड़ी में एक टिनी है जो बहुत बूढ़ा होने के बावजूद हमेशा हर जगह जाता रहता है। अगर कोई बता सकता है तो वह तुम्हें इसके बारे में बता पाएगा। इसलिए छोटी मछली टिनी के पास तैर गई और फिर से अपनी कहानी सुनाई। मैं कुछ घंटे पहले ही नदी पर था, सुरंग चिल्लाई, और जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे कान में कुछ पड़ा और वो अभी भी वहीं है, क्योंकि मैं सो गया था। जब मैं घर पहुंचा तो सब कुछ भूल गया। शायद यह वही हो जो तुम चाहते हो। और अपनी पूंछ को ऊपर उठाते हुए उसने पत्थर को बाहर निकाल दिया। हाँ, मुझे लगता है कि यह वही होगा, मछली ने खुशी से कहा। और पत्थर को मुंह में लेकर वह उस जगह ले गया जहां बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, बिल्ली ने कहा जब मछली ने रेत पर पत्थर रखा, और तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए मैं तुम्हारी नदी को अकेला छोड़ दूंगी। और वह बाज की पीठ पर सवार हो गई और वे अपने मालिक के पास उड़ गए। उन्हें फिर से जादुई पत्थर के साथ देखकर वह कितना खुश हुआ। एक पल में उसने एक महल की कामना की थी, लेकिन इस बार यह हरे संगमरमर का था, और फिर उसने राजकुमारी और उसकी महिलाओं के लिए उसमें रहने की कामना की। और वे वहां कई सालों तक रहे, और जब बूढ़ा राजा मर गया तो राजकुमारी के पति ने उसके स्थान पर राज किया।